हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे मेरे बच्चे लोग, मेरे प्यारे बच्चे, और अच्छा होना भी चाहिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं सर जेनेटिक्स। लास्ट क्लास में सर आपने इंट्रो दिया था बहुत जबरदस्त। सर पीडीएफ जो था वो थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का था, जिसमें कई सारी ऐसी बातें हो गई थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। यानी मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हमने देखा बेटसन थे, डब्ल्यू बेटसन। लेकिन हम लोग बात करेंगे क्योंकि मैंने आपको बात किया था कि मेंडल सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जेनेटिक्स को लाने वाले। आज हम लोग यहाँ पे मेंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मेंडल क्या था, उन्होंने क्या क्या लेके आया, कैसे वो एकदम बेहतरीन शख्सियत बने और क्या था उनमें ऐसा खास, यानी किस तरीके से उन्होंने काम किया कि इनका काम मैटिकुलस लगा, जबरदस्त। तो ध्यान देना है। सबसे पहले यह है आपका इंट्रो, यानी इंट्रोडक्शन है कि आखिर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि सर आपने बताया था कि हेरिडिटी एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, है ना। ये हेरिडिटी जो रखता है सर, ये जीन को रखता है। किसको रखता है? जीन को। और यही कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जो कि पेरेंट का कैरेक्टर लेके आता है और कुछ वेरिड हो जाता है। तो यही टॉपिक का नाम ही है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इस पूरे जेनेटिक्स में जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसको हम लोग कहते हैं। दीज हेरिडिटी कैरेक्टर आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं किसके रूप में? जीन के रूप में। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना। 23 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम है हमारे पास, क्रोमोसोम, यहां पे 8 गलती लिखा गया है, आ गया प्लस 23 पेयर क्रोमोसोम, ये पेयर में है। जब इसको नंबर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 ही नंबर हो जाएगा, क्योंकि पेयर का मतलब जोड़ा होता है। ये 46 ही नंबर में 44 गो जो होता है, इट्स मीन 22 गो ये होता है सोमैटिक सेल। कौन सेल? सोमैटिक सेल। और इसमें जो 2 होता है ये होता है गैमेटिक सेल। यानी यही 2 जो होता है ह्यूमन में गैमेटिक सेल, मेल में पाया जाता है XY और फीमेल में पाया जाता है XX। कोई दिक्कत क्या? यही आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो क्रोमोसोम है आपका XX, यही जाता है, यही बोल रहा है कि दिस कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ जीन। किसके रूप में मौजूद रहेगा? जीन के रूप में। और यही कंबाइन होकर कैरेक्टर जो होता है जाता है ऑफस्प्रिंग में। एंड दिस जीन कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस कैरेक्टर विच में मोर सिमिलर ऑफ वन ऑफ इट्स टू पेरेंट। और ये जो दोनों जीन आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे के एकदम सिमिलर हो जाते हैं। जैसे पेरेंट में माता और पिता, माता पिता से दोनों का जीन मिलता है, इसीलिए जो बच्चे में जाते हैं वो मोर सिमिलर लगते हैं माता पिता के, चाहे वो पिता के बराबर लगे वो फिर माता के बराबर लगते हैं। माता पिता का कैरेक्टर आया है, तुम मम्मी के जैसे दिखती हो, तुम पापा के जैसे दिखते हो, तुम्हारे अंदर पापा का गुण है, फिजिक है, वगैरह वगैरह, बहुत प्रकार के कई चीजें हम लोग सुनते हैं। कोई परेशानी? कहता है इसमें द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर ऑफ ऑफस्प्रिंग मेनली डिपेंड अपॉन द यूनिक प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर दैट अकर ड्यूरिंग द मेयोसिस। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द प्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट्स। ये जो डिफरेंट कैरेक्टर है, जो डिफरेंसेस है कैरेक्टर का, यानी इन दोनों में जो ऑफस्प्रिंग में डिफरेंट कैरेक्टर आता है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये मेनली डिपेंड एक यूनिक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, जिस समय में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब कि अगर ये दोनों पेरेंट का क्रोमोसोम अगर यहां पे मिल रहा है तो इन दोनों का क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। और इस समय में किसके दौरान में? मेयोसिस के दौरान में। किसके दौरान में? मेयोसिस। मेयोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। इन दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम यहां जाएगा और इन दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम यहां जाएगा, तो रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है ना। तो रिडक्शनल डिवीजन हुआ और यही मेन रीजन है रिकॉम्बिनेशन का, यानी फिर से ये दोनों क्रोमोसोम एक एक मिलके यहां पे रिकंबाइन हो गया और दोनों का कैरेक्टर यहां पे चला आया। और यही हेरिडिटरी कैरेक्टर जो होता है ऑफस्प्रिंग में जाता है पेरेंट से। किसे जाता है? पेरेंट से। पेरेंट नाम क्यों लिया गया? पेरेंट का मतलब होता है माता पिता। आज हम लोग पढ़े ना सुबह में, माता पिता। ओके, इसमें एक नाम यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये है ग्रीगर जोहान मेंडल। इनका जन्म 1822 में हेजेनडॉर्फ में हुआ था, जो कि चेकोस्लोवाकिया का एक पार्ट है। किसका पार्ट है भैया? चेकोस्लोवाकिया का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? चेकोस्लोवाकिया का एक पार्ट है, हेजेनडॉर्फ। ही बिगेन हिज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपना जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था गार्डन पी पे। किस पे शुरू किया था? गार्डन पी। पी का मतलब होता है मटर, पता है ना। कब शुरू किया था? 1856 में, VVI। मेंडल ने अपना काम किस पे शुरू किया? गार्डन पी पे। कब किया? 1856, ठीक है ना। कोई दिक्कत क्या? नहीं। इन द गार्डन इन द मोनेस्ट्री, अपने ही मतलब जो गार्डन था वहीं पे। मोनेस्ट्री का मतलब एक एरिया होता है बड़ा, जहां पे कई प्रकार के फल फूल ये सब वगैरह वगैरह लगाते हैं। इन्होंने सिलेक्शन ही क्यों किया? पी प्लांट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनेशन में पूछे हुए। व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट? मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था? क्यों किया था? अगर मेंडल ह्यूमन को सिलेक्ट कर लेते तो मेंडल जेनेटिक्स कभी प्रूव नहीं कर सकते थे। मेंडल का ह्यूमन का लाइफ साइकिल कितना? 80 से 100। मेंडल भी उसी समय में खत्म हो जाते, एक ही जनरेशन को पढ़ते पढ़ते। अगर वो हाथी को चुन लेते हैं
तो यूं नहीं कर पाते, अगर वो घोड़ा को चुन लेते तो यूं नहीं कर पाते, कुत्ता को चुन लेते तो यूं नहीं कर पाते, पी प्लांट को चुने। क्यों चुने देखते हैं, हम बता देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखते हैं कि क्यों चुने, सस्पेंस रखते हैं। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, द मेन रीजन फॉर अडॉप्टिंग गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइजम सैटिवम। ये भी वीवीआई है, गार्डन पी का पूछेगा साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइजम सैटिवम। ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोर्ड का पीडीएफ ही ओपन कर दिया है जो बोर्ड के बच्चे लोगों को देना चाहिए। तो ये सारे वीवीआई सेक्शन अभी आएंगे आपके। फॉर एक्सपेरिमेंट मेंडल वर, यानी इन्होंने पी प्लांट को कुछ रीजन से चुना था। ये रीजन यहां पे, ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन करेगा आपका 3 से 5 नंबर में पकड़ के रखना है अगर जेनेटिक्स से क्वेश्चन किया तो। पी हैज मेनी डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मटर के पास अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जो दिखने वाले। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब जो विजिबल होते हैं। मटर बाजार में खरीदने जाते हैं, कैसा कैसा मटर मिलता है, नाटा वाला, लंबा वाला, गोल वाला, दाना मतलब अच्छा बड़ा बड़ा दाना वाला, हरा, थोड़ा हल्का कलर का, थोड़ा पीला कलर का, मिलता है कि नहीं मिलता है। देखते हैं जब मटर खरीदने जाते हैं तो कभी कोई मटर ऐसा रहता है ना कि एकदम मीठा लगता है खाने के बाद, उसको तोड़ कैसे खाइएगा ना कच्चा में ही तो लगेगा 3-4 को और उठाए खा लेगा। कोई कोई ऐसा लगता है कि सादा लगता है, बात अब नहीं खाने का मन कर रहा है। तो ये कैरेक्टर थे उसके, डिफरेंट कैरेक्टर्स, जिसको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहा गया। क्या कहा गया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज शॉर्ट, देखिए जो मैंने कहा ये दूसरा पॉइंट में लिखा है, क्योंकि पी प्लांट का लाइफ स्पैन जो था, जीवन अवधि शॉर्ट था, यानी 3 मंथ टू 6 मंथ, इसके बीच में पी प्लांट को हम लोग रीड कर सकते थे, यानी एक जनरेशन पी प्लांट एगो उग जाएगा और उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते थे। अब इसका 10 जनरेशन भी रीड करेंगे तो इनके पास बहुत समय होगा, समझ में आया। इसीलिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो होता है वो ऐसे जीवों पे होता है कि जो जीव का लाइफ ड्यूरेशन बहुत कम हो और कम स्पैन में हम लोग उसके ज्यादा से ज्यादा जनरेशन को रीड कर सके। चूहे पे होता है, पी पे होता है, प्लांट पे, तो इन्होंने प्लांट के ऊपर पी पे किया था। फ्लावर शोज सेल्फ पॉलिनेशन, इसका फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन भी शो करता था। रिप्रोडक्टिव होल बीइंग इनक्लोज्ड बाय कोरोला, इसका रिप्रोडक्टिव होल जो है वो कोरोला के द्वारा इनक्लोज था, इनक्लोज्ड यानी बंद। यानी पॉलिनेशन का मतलब क्या, इसके फ्लावर पॉलिनेट करेंगे ना, मेल फीमेल पार्ट होगा, तो इसको ऐसा था कि सेल्फ पॉलिनेट भी होता था और इसको क्रॉस पॉलिनेट के लिए भी कर सकते थे अपने डिजाइनेबल तरीके से। इट इज इजी टू आर्टिफिशियली, देखिए लिख दिया, इट इज इजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट द पी फ्लावर। ये बहुत आसान था कि पी फ्लावर को, यानी मटर के जो फूल थे उनको आसानी से अपने अनुसार से आर्टिफिशियली पॉलिनेट भी करवाया जा रहा था। यानी इनको जो मन कर रहा था कि इसको पॉलिनेट करवाए उससे, तो आर्टिफिशियली कर सकते थे, इसीलिए मटर को चुना गया, पी को चुना गया। द हाइब्रिड्स दस प्रोड्यूस वर फर्टाइल, और जो हाइब्रिड्स थे इसके जो जिन्होंने चूज किया वो बहुत फर्टाइल था, यानी उपजाऊ थे, यानी इससे उनको रिजल्ट पता चलता था कि क्या रिजल्ट है एक्चुअल में। बहुत बार सुने होंगे कि तरीके बहुत होते हैं टीचर को पढ़ाने का, कुछ ऐसा तरीका जो जल्दी समझ में आ जाए तो लोग उसे पसंद करने लगते हैं, करते हैं ना। मैथमेटिक्स में भी यही फंडा होता है, कोई कोई एकदम लगेगा ना कि ऊपर से शुरू किया नीचे बहुत लंबा, कोई कोई टीचर 3 लाइन में समझा के खत्म किया, देखो ये हो गया, लोग उसे पसंद करने लगते हैं। तो इनका जो तरीका था बहुत सिंपल और स्ट्रेट था, साधारण और सीधा, इसीलिए लोग इन्हें पसंद करने लगे। समझ में आया। कहते हैं वर्किंग मेथड, इनका काम करने का तरीका क्या था, कैसे ये काम करते थे, ध्यान देना है। इनका काम करने का तरीका था, इनके सक्सेस रेट में इनके काम करने का तरीका छुपा हुआ था। इनका सक्सेस जो मिला जेनेटिक्स में, इनको काम करने का तरीका था, क्योंकि इन्होंने जो मेंडल का सक्सेस वाज आल्सो ड्यू टू हिज मेटिकुलस प्लानिंग, इनका बहुत बेहतरीन प्लानिंग था इनके काम का। ही हैज स्टडीड ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम, एक समय में केवल एक कैरेक्टर को ये पढ़ते थे, ठीक है। He used available techniques to avoid cross pollination by undesirable pollen grains, ये सारे ऐसे अवेलेबल टेक्निक्स को उपाय में लाते थे कि जो, ठीक है ना, जो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को करवा सके। सेल्फ पॉलिनेशन अगर कर रहा है तो उसको रोक दे टेक्निक से, उसको क्रॉस पॉलिनेशन कराए। जैसे हम कह रहे हैं कि ये एक फ्लावर है, ओके, इस फ्लावर का सेल्फ पॉलिनेशन है, तो इसको हम फ्लावर के एंथर को काट दें, ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसा टेक्निक अपना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये इन्होंने अपने अवेलेबल टेक्निक्स को यूज किया और अनडिजायरेबल पॉलिन ग्रेन को क्रॉस मतलब पॉलिनेशन होने से बचाया और अपने तरीके से पॉलिनेट करवाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का यूज किया था। मैथ कभी गलत नहीं होता है, पता है ना आप लोग को, यानी 4 + 5 हमेशा रिजल्ट देगा 9, यही। तो मैथमेटिकली और एनालिटिकली इन्होंने ऑब्जर्वेशंस को डाला, अपने ऑब्जर्वेशंस को, इसीलिए यहां पे इन्होंने काम किया और कंप्लीट किया। मेंडल वर्क एंड रिजल्ट, मेंडल जो काम किया उसका रिजल्ट क्या आया, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इसके साथ साथ बहुत कुछ बताएगा। जैसे अभी हम लोगों ने, चलिए थोड़ा सा आपको बता दूं, ये बता दूं कि हमने प्रीवियस क्लास में सर पढ़ा, ये कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था, ये टॉल बोलेंगे और ये ड्वार्फ बोलेंगे, है ना।
लेकिन ये टॉल डॉफ होते हुए भी ये क्या कहलाया था? टॉल कहलाया था। तो ये कैसा टॉल था? इम्प्योर टॉल था। हम बताए थे ना पिछले क्लास में, इम्प्योर। लेकिन जब ये दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी, इसका मतलब कि ये डोमिनेंट था और ये रिसेसिव था, ये दोनों बात की थी, ये दोनों क्या था? प्योर था। यही चर्चाएं अब इसमें चलेंगी। समझ में आया? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये बात करेंगे कि ये एक छोटा और बड़ा रहते हुए भी ये टॉल कहलाया, तो ये टॉल का डोमिनेंसी हो गया। टॉल का डोमिनेंसी हुआ ना, यानी टॉल डोमिनेंट है इस पे, रिसेसिव पे। यही बात इसमें ये कहेंगे। तो इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि ये अब हमको बनाना पड़ेगा एक ग्राफ तरीके से। तो हम लोग इसको अगले अध्याय में शुरू करेंगे, यानी अगले लेक्चर में, ताकि आपको दो चीजें, एक यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों पढ़ाएंगे आपको, जिसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त निकल के आएगा। एक का आएगा 3:1, 1:2:1 और दूसरे का आएगा 9:3:3:1, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। कहेगा सर क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए सर, कल ही चर्चा कीजिएगा। तो ये आप जो मैंने अभी नाम लिया ना, ये जेनेटिक्स का जान है पहले चैप्टर का, क्योंकि कई बार इसे क्वेश्चन किए हुए हैं एग्जामिनर। बच्चे लोग चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बहुत जल्द।